हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोरोना के 3 टेस्ट पे बात करने जा रहे हैं और इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को जो फोकस करना है वो करना है कि इन तीनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है। मैंने एक फुल वीडियो कोरोना पे बना करके दे दिया हुआ है जहाँ पे आप बेसिक जानते हो, ठीक है। पर उसमें काफ़ी सारी टेक्निकल बातें जो मैंने वहाँ पे नहीं किया था, ठीक है, वो इसमें मैं करने जा रहा हूँ। तो आप लोग पूरे वीडियो को आप ध्यान से आप देखना और आपका जो फोकस होना चाहिए वो डिफरेंस पे होना चाहिए कि तीनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है। और तमाम टेक्निकल बातें जो मैं अभी अंडरलाइन करके आप लोगों को बताऊंगा, तो आप उन बातों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो मैंने अब जो चूँकि ये सब जो टेस्ट हैं ये सिर्फ यूपीएससी में ही नहीं बल्कि ये तमाम जो एग्ज़ाम है किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है आप लोगों को, ठीक है। और एक और जिस पे मैंने वीडियो बनाया है अभी वैक्सीन, इसका कोरोना के वैक्सीन का, इसमें उसका टेक्निकल पक्ष क्या है, ठीक है। तो उसको भी आप लोग देख सकते हो, उसको भी मैं आज ही अपलोड करूँगा। चलो तो नेक्स्ट है, हम लोग चलते हैं स्लाइड के ऊपर। हमारा पहला है यहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट जैसा इसका कि नाम से ही पता चल रहा होगा आप लोगों को कि ये टेस्ट क्या होता है बेसिकली, ठीक है ना। रैपिड जो एंटीजन टेस्ट है इसमें क्या होता है, देखो ये मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को कि ये क्या है, लेबोरेटरी के बाहर किया जाने वाला टेस्ट है। एक, इसका इस्तेमाल टेस्ट के नतीजे को तुरंत जानने के लिए करते हैं। 2, इस टेस्ट में नाक से स्वाब लिया जाता है। 3, इस टेस्ट में SARS-CoV-2 वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता चलता है, ठीक है। तो ये इन तीनों को आप में से आप एक सिर्फ याद रखना ये कि ये लेबोरेटरी के बाहर किया जाने वाला, ठीक है ना, इमीडिएट टेस्ट है ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये याद रखना आप लोग कि इस टेस्ट में जो वायरस है, जो वायरस अपने आप में एंटीजन ही होता है, पर वायरस के ऊपर जो विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिससे हम इस वायरस को पहचान कर पाते हैं इसके परिवार में, ठीक है। जैसे कोरोना पूरा परिवार है उसमें, ठीक है। चूँकि ये जिसका जो फैमिली है निडोवायरेडी, उस फैमिली का कोरोना है, तो उसमें जैसे मान लो सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या मर्स का वायरस हो गया, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये भी वायरस उसी फैमिली का है, उसी फैमिली का ये भी वायरस है। तो इस वायरस का जो एंटीजन है उसके एंटीजन से अलग है, ठीक है। जैसे एक परिवार में मान लो 5 भाई बहन होता है, पर ठीक है ना, माता पिता सबका एक ही होता है लेकिन बच्चे अलग अलग होते हैं, ऐसे ही ये कोरोना वायरस है, ठीक है। एक ही परिवार का है पर इसके लक्षण क्या है, अलग अलग है रूप रंग से, ठीक है। इसलिए हम लोग इस टेस्ट में इस वायरस के ऊपर जो प्रोटीन होता है जिसको, ठीक है, जो इसको और कोरोना के दूसरे वायरस से अलग बनाता है, उसी एंटीजन का हम इसमें पता करते हैं। तो याद रखना इसमें कि इस टेस्ट में SARS-CoV-2 वायरस में पाए जाने वाले एंटीजन का पता चलता है। अब है टेस्ट के नतीजे में एंटीजन की मौजूदगी कोरोना के जो संभावित संक्रमण का, ठीक है, सूचक होता है। यहाँ पे लिख दो, सूचक होता है, ठीक है। अब है कि एंटीजन क्या होता है, तो मैंने पहले बताया है कि एंटीजन वो बाहरी पदार्थ है जो कि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी पैदा करने के लिए एक्टिवेट करता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई वायरस, आपके मान लो ये वायरस का शेप है, ठीक है, देखोगे आप लोग वायरस है, चलो कोरोना वायरस ही बनाते हैं, ये कोरोना वायरस है, ठीक है। तो ये जब कोरोना वायरस जब आपके बॉडी के अंदर प्रवेश करता है, ठीक है, तो आपका बॉडी इस वायरस से लड़ना चाहेगा। तो लड़ने के लिए आपके बॉडी का जो सेल्स है वो सेल क्या करेगा, अपन इसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। तो ये क्या है, ये एंटीजन है, वायरस क्या है, ये एंटीजन है। और ये जो बॉडी से जो मान लो केमिकल यहाँ पे बन रहा है, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये क्या, ये एंटीबॉडी है। इस एंटीजन से ये एंटीबॉडी लड़ेगा, ठीक है। समझ रहे हो बात ना, कि वायरस का एंटीजन है ये, और आपके शरीर का जो सेल है जिसका नाम है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट क्या पैदा करता है, एंटीबॉडी को पैदा करता है, ठीक है। ये एंटीबॉडी क्यों पैदा करता है, इस वायरस के कारण। अगर ये वायरस ना हो तो क्या पैदा करेगा, नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग का जब एग्ज़ाम आता है तब तो डर के पढ़ाई शुरू करते हो, और अगर एग्ज़ाम पास नहीं तो उतना घंटा नहीं पढ़ते हो जितना घंटा एज यूजुअल पढ़ते हो आप, नहीं। तो चलो एंटीबॉडी फिर क्या होता है, तो एंटीबॉडी वो पदार्थ है जो एंटीजन के विरुद्ध पैदा होता है, और एंटीजन वो पदार्थ है जो एंटीबॉडी को पैदा करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है।
अब एंटीजन वातावरण में मौजूद कोई भी तत्व हो सकता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है। ये कोई वायरस हो सकता है, ये कोई बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, ये कोई फंगस हो सकता है, या ये कोई रसायन हो सकता है, मतलब वो जो हमारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, अब आप लोग ये देख चुके हो कि भाई जो रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या है। अब हम लोग चलते हैं एंटीबॉडी टेस्ट में। अब एंटीजन टेस्ट वाला आप लोग याद रखना, तो एंटीबॉडी टेस्ट को अंतर कर पाओगे। अब मैं पूछूंगा यहाँ पे सवाल, आप लोग उसको भी गौर करते रहना। एंटीबॉडी टेस्ट खून का सैंपल लेकर किया जाता है। अब यहाँ याद रखो, एंटीबॉडी जो टेस्ट है ये खून का सैंपल लेकर किया जाता है। अच्छा, उसमें सैंपल किसका ले रहे थे हम लोग रैपिड एंटीजन टेस्ट में? नाक के सांप का, खून का नहीं। ठीक है, ठीक है, तो इसीलिए इसे सीरोलॉजिकल टेस्ट भी कहते हैं। तो एंटीबॉडी टेस्ट को सीरोलॉजिकल कहते हैं, चूँकि ब्लड लेते हो, पर वहाँ पे नाक का स्वाब लेते हो। मैंने कहा था नाक का स्वाब लेते हैं वो, तो वहाँ पे ब्लड नहीं लेते हैं। ठीक है, किस में? रैपिड एंटीजन टेस्ट में। एक डिफरेंस तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है, इसके नतीजे जल्द आते हैं और ये RT-PCR के मुकाबले कम खर्चीला है। ठीक है, पता है इसके भी परिणाम जो हैं वहाँ भी क्या था, वो भी उसके भी परिणाम क्या था, जल्द आ रहे थे, तभी तो नाम था उसका रैपिड। और इसके भी परिणाम जल्द आते हैं, और ये RT-PCR के मुकाबले कम खर्चीला है। ये टेस्ट ऑन लोकेशन पर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जहाँ है उसको ही करेंगे। तो क्या ये जो टेस्ट है रैपिड एंटीजन टेस्ट, इसको ऑन लोकेशन टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं हम लोग हैं? तो इसको हम लोग नहीं, लेबोरेटरी में ला के ही करेंगे, क्योंकि हम एंटीजन का पता करना है, तो ऑन लोकेशन टेस्ट नहीं हो पाएगा। अब है यहाँ पे एंटीबॉडी जो टेस्ट होता है, जो कुछ सीमाएँ होता है, इसलिए इसे अंतिम नहीं माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इस टेस्ट में संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने का लक्षण पता चलता है। ठीक है, कि आपके ब्लड में कितना एंटीबॉडी है, ये डिपेंड किस पे करता है कि वायरस से एक्सपोजर आपका कितना हुआ है। अगर वायरस एक्सपोजर हुआ है तो आपके बॉडी में क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा। ठीक है, एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जो हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है और एंटीजन से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला है कि संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में कई बार 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है। ठीक है, इसलिए अगर इससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएं तो सही जानकारी नहीं मिल पाती है। अब यहीं पे इसको डाउटफुल बना देता है कि मान लो वायरस आपके बॉडी में आ गया, और क्या है, आपके बॉडी में अभी जो वायरस आया बॉडी ने उसको डिटेक्ट नहीं किया है। ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो उसे डिटेक्ट नहीं किया है, इसलिए वायरस तो बॉडी में घूम रहा है आपके बॉडी में, पर इम्यून सिस्टम अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है। उसके पीछे 3 कारण हैं। देखो, हमारे शरीर में 2 तरह का सेल होता है। एक होता है टी सेल, आप लोग सुने होंगे, टी सेल नहीं, और एक होता है बी सेल। ठीक है, एक होता है बी सेल। तो बी सेल का 3 प्रकार होता है। ठीक है, जो बी सेल है इसका क्या होता है, 3 प्रकार होता है। और एक बी सेल का नहीं, टी सेल का 3 प्रकार होता है। उसका नाम क्या है, TK, TH और TS। ठीक है, बी सेल का 3 प्रकार होता है। उसका नाम क्या है, TK, TH और TS। अब TK का मतलब हुआ किलर सेल, S का मतलब हेल्पर हुआ, S का मतलब सप्रेसर हुआ। अब ये सेल कब एक्टिवेट होगा, जो ये सेल है ये एक्टिवेट कब होगा, तो ये डिपेंड करता है कि एक्टिवेट ये तब होगा जब ये एंटीजन को देखेगा, मतलब जब वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, तब आपका बॉडी का जो टी सेल होता है उसको पहले डिटेक्ट कर पाता है। और टी सेल में सबसे पहला है टीके का मतलब किलर। अब वो मान लो ये वायरस है, ये वायरस बॉडी के अंदर जैसे गया तो इसको सबसे पहले कोई देखेगा, उस सेल का नाम है TK सेल, किलर सेल। अब ये वायरस इसको हालांकि मारने के लिए आएगा, पर ये मार नहीं पाता है। तब क्या होगा, इसका दूसरा टाइप है वो है TS, टी सप्रेसर सेल। और ये जो सेल है ये इस वायरस को क्या होगा, इसको दबा देगा, मतलब इसको घेरेगा। और तब तक क्या होगा, एक सेल और होता है TH, टी हेल्पर सेल। और ये हेल्पर सेल को जाकर के इन्फॉर्म करेगा, और तब ये हेल्पर सेल क्या होगा, ये बी सेल को जाकर के, जो बी लिम्फोसाइट है उसको जाकर के ये इन्फॉर्मेशन देगा कि अपने शरीर में कहीं बाहर से वायरस आया है, तो आप क्या करो, आप
तब बी सेल क्या करेगा, एंटीबॉडी का उत्पादन शुरू करेगा। और ये एंटीबॉडी अब इस वायरस के विरुद्ध, ये जो वायरस है इसके विरुद्ध जा करके वो एंटीबॉडी बनाएगा और ये वायरस तब जाकर लड़ेगा, तब ये वायरस मरेगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये वायरस शरीर के अंदर आया और बॉडी ने भी डिटेक्ट ही नहीं किया है, मतलब इतना सारा जो घटना होना है ये घटना अभी बी सेल तक पहुंच ही नहीं पाया है, तो वैसे में बॉडी का क्या होगा, एंटीबॉडी बनेगा, नहीं बनेगा। इसलिए मैंने कहा है कि कई दफ़ा वायरस शरीर के अंदर चला जाता है लेकिन बॉडी का जो सिस्टम है उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता है। नतीजा क्या होता है कि एंटीबॉडी का उत्पादन जो है वो शुरू नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए इसके हमने कहा है कि संक्रमण के बाद एंटीबॉडी बनने में कई बार 1 हफ्ते तक का वक्त लगता है। इसीलिए अगर जो पहले एंटीबॉडी टेस्ट किया गया है तो हो सकता है कि सही जानकारी आपको नहीं मिल पाए। अच्छा, इसके अलावा इस टेस्ट से कोरोना वायरस की मौजूदगी की सीधी जानकारी भी नहीं मिल पाती है। ठीक है, कि आपके मान लो एंटीबॉडी बना है, अब एंटीबॉडी कोरोना के अगेंस्ट बना है या पहले से कोई और वायरस का आपके ऊपर अटैक हो चुका है, या हो सकता है आप HIV पॉजिटिव हो, या हो सकता है आपको कोई जो रीजनल वायरस है उसके कारण आपकी बॉडी में आ गया, या कोई इन्फ्लुएंजा का वायरस है, या कोई भी वायरस हो सकता है उस कारण एंटीबॉडी बना हुआ हो, तो ये इंडिकेट नहीं करता है। तो अब मैंने कहा रैपिड एंटीजन टेस्ट में क्या होता है, वो ये क्लियर कर देगा कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, पर एंटीबॉडी टेस्ट में ये डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप कोरोना से ही इन्फेक्टेड हो या एंटीबॉडी किसी और कारण बना हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि अगर मरीज़ का एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी मरीज़ को RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि ये टेस्ट स्पष्ट नहीं कर पाता है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो या नहीं हो। ठीक है, तो इन डिफरेंस को आप लोग याद रखना है। चलो नेक्स्ट हमारा टेस्ट है वो है RT-PCR। ठीक है, RT-PCR जो टेस्ट है इसका पूरा जो नाम है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन से एक वर्ड है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? देखो DNA हमारे DNA से क्या होता है, जब DNA बनता है तो DNA से जब DNA बनता है, मानिए पेरेंट DNA है और ये डॉटर DNA है, माने ठीक है, तो पेरेंट एक DNA से 2 DNA बनता है, तो जो DNA से DNA बनने का जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं DNA से DNA बनने का प्रोसेस क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अब यही DNA आगे बनाएगा, आगे ठीक है ना, ये बनाएगा RNA। ठीक है, ये जो DNA है ये बनाएगा RNA, तो DNA से RNA बनता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर हो गया? ठीक है, बात समझ रहे हो? अब RNA से अगर DNA बनता है, RNA से अगर DNA बनता है तो वो ठीक है ना, क्योंकि RNA अब आगे बढ़ता है, पहले इसको मिटा दे रहा हूँ एक बार। देखो DNA से DNA बना, ठीक है, तो क्या कहलाया, रेप्लिकेशन। DNA से DNA बना तो क्या कहलाया, रेप्लिकेशन। अब DNA से यही DNA से अगर RNA बनता है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ट्रांसक्रिप्शन। और RNA से जो प्रोटीन बनता है ये प्रोटीन क्या कहलाएगा, ये जो प्रोटीन बना है, ठीक है, तो ये प्रोटीन जो बनना है, ये प्रोटीन का जो प्रोसेस कहलाएगा ट्रांसलेशन। याद रखना, DNA से DNA रेप्लिकेशन, DNA से RNA ट्रांसक्रिप्शन और RNA से प्रोटीन ट्रांसलेशन। लेकिन होता क्या, और यही प्रोटीन से हमारा क्या होता है, लक्षण, कैरेक्टर तय होता है। जैसे आपके आँख, नाक, कान, हड्डी सब किससे बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। इसलिए प्रोटीन को हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द बॉडी कहते हैं। याद रखना, प्रोटीन को क्या कहते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर ऑफ द बॉडी, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारे शरीर के सारे जो अंग हैं सब क्या प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है ये, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फैक्टर कहते हैं प्रोटीन को। अब देखो होता क्या है, तो DNA से RNA बनना क्या कहलाया, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन अगर ये उल्टा होने लगे कि RNA से अगर ये DNA बनने लगे तो ये उल्टा हो रहा है, इसलिए इसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ठीक है, याद रखना आप लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। अब ये जो टेस्ट है इसमें एक एंजाइम होता है, ये जो उल्टा प्रोसेस करने के लिए एक एंजाइम होता है, उसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और वही एंजाइम RNA से DNA को बना सकता है, और इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कहते हैं सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये घटना अपने आप में एक अजीब सा घटना है जो, और ये जो इसको अंजाम देता है जनरली वो वायरस होता है, जैसे कोरोना का वायरस हो गया या एड्स का वायरस हो गया। ठीक है,
अब समझ लो। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी वायरस में होता है। अब ठीक है ना, तो ये जो एक्टिविटीज़ को हम नोट डाउन करते हैं और इसीलिए ये जो एक्टिविटी हमें कोरोना के संक्रमण के पहचान करने में भी मदद करता है। और इसको गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंट लाइन टेस्ट कहा है। ठीक है, RT-PCR के कौन नाम दिया है, गोल्ड स्टैंडर्ड फ्रंट लाइन टेस्ट, मतलब ये काफ़ी श्योर टेस्ट है। अच्छा, अब थोड़ा सा डिफरेंस पे गौर करना है, तीनों को डिफरेंस को आप लोग देखना। एंटीजन टेस्ट में हम लोगों ने नाक का स्वाब लिया था, एंटीबॉडी टेस्ट में हम लोगों ने ब्लड का सैंपल लिया था, और RT-PCR टेस्ट में हम लोग फिर से नाक या गले के क्या करेंगे, इसमें स्वाब ही लेंगे। ठीक है, तो ये स्वाब लेना किसके जैसा हो गया, एंटीबॉडी जैसा या रैपिड एंटीजन जैसा, तो ये रैपिड एंटीजन के जैसा हो गया। अब इस टेस्ट में RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड की जांच की जाती है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि RNA क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अगर वायरस बॉडी में आया है तो उसका RNA भी आया होगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस है, ये RNA वायरस है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है, मतलब ठीक है, याद रखना। सिंगल स्ट्रैंड का मतलब हुआ कि ये अगर वायरस का स्ट्रैंड ये जेनेटिक मटेरियल है तो ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंड नहीं हुआ। डबल स्ट्रैंड का मतलब ये हुआ, ये क्या है, डबल स्ट्रैंड है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस है ये, कौन, कोरोना का। अब सिंगल स्ट्रैंडेड क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड एकल श्रृंखला वाला RNA वायरस है, और एकल श्रृंखला RNA वायरस, इसलिए इसी RNA का हम लोग यहाँ पे जांच करते हैं, मैंने इसका पता करते हैं। अगर मरीज से लिए गए सैंपल का जेनेटिक सीक्वेंस SARS-CoV-2 वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस से मेल खाता है तो मरीज को कोरोना पॉजिटिव माना जाता है, तो इसको ले लेंगे। और SARS-CoV का जो पहले से हमारे पास लेबोरेटरी में होता है, दोनों को मिलान करके देखेंगे, और दोनों का सीक्वेंस का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड का क्रम। न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सुने हो ना आप लोग, तो ये सब क्या है, बेस होता है। तो इस सीक्वेंस का जो क्रम है, तो ठीक है, वो सीक्वेंस का क्रम हुआ तो हम लोग कहेंगे हाँ ये कोरोना का पॉजिटिव है। और सीक्वेंस का क्रम अगर नहीं मिलता है तो कोरोना टेस्ट में वो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इस टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट तभी आता है जब मरीज के शरीर में वायरस मौजूद नहीं रहेगा। चूँकि वायरस रहेगा शरीर में तो RNA उसका मिलेगा, और वायरस अगर नहीं रहेगा तो RNA मिलेगा, तो RNA बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे याद रखना। तो ठीक है ना, किस टेस्ट, तो सवाल पूछ देगा आप लोगों को कि RT-PCR टेस्ट में हम लोग किस चीज़ का टेस्ट करते हैं, तो इसमें RNA की मौजूदगी का टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब है RT-PCR कोरोना टेस्टिंग की महंगी प्रणाली है भाई, चूँकि ठीक है, इसमें करीबन 4500 से 500 रुपये तक का लागत आ जाता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और अब थोड़ा सस्ता भी हुआ है तो उसको 2000-2500 रुपये कम से कम अब आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये कोरोना टेस्ट का सबसे विश्वसनीय पद्धति है, ये याद रखना इसको। ठीक है, इसको याद रखना। और इसमें एक होता क्या है, इसका जो सैंपल है, जो इसका जो सैंपल लेते हैं उसके लिए उसमें से RNA निकालने के लिए हमें बेसिकली एक मशीन का आवश्यकता यहाँ पे पड़ता है। ठीक है ना, तो ये अपने आप में, और इसके लिए टेक्निकल जो एक्सपर्ट चाहिए। आप कोई भी जनरल आदमी इस टेस्ट को नहीं कर सकता है, एक्सपर्ट होंगे तभी वो टेस्ट को कर पाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। टाइम पूछ सकता है कि इसमें कितना टाइम लगता है, तो मैक्सिमम 4 से 5 घंटे लगता है। तो इस वाले पॉइंट में 2 बातें याद रखना कि सबसे महंगा टेस्ट है, एक्सपर्ट का ज़रूरत पड़ता ही पड़ता है, और टेस्ट में 4 से 5 घंटे लगता है, और इसमें RNA का ऑपरेशन किए जाते हैं। अगर RNA कम होने का मतलब है कोरोना वायरस शरीर में मौजूद है, और इसमें वो लेते हैं नाक के स्वाब से, इसमें ब्लड नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग तीनों को डिफरेंस को आप लोग नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। और कोई सवाल हो तो यूट्यूब का जो इस चैनल का जो लिंक है उसी में आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, मैं देखता हूँ, अच्छे जब चीज़ें मुझे दिखाई देता है तो फिर मैं अच्छे से रिप्लाई भी करता हूँ, और आजकल अभी नहीं कर पा रहा हूँ, पर फिर से जो भी लोग लिखते हो मैं सबको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।